हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट जेईई मेंस सुपर 30 गेट एग्जाम रेडी फॉर जेईई मेन 2021। आगे क्या स्टूडेंट वो मैं आपको बताने वाला हूं। अटेम्प्ट इट लाइव एवरी फ्राइडे टू संडे 10 बजे, मतलब आप फ्राइडे से लेकर संडे तक 10 बजे लाइव क्लास इनके अटेंड कर सकते हो। 30 टेस्ट होंगे, 10 ईच सब्जेक्ट, 30 टेस्ट होंगे और हर एक सब्जेक्ट के कितने होंगे 10 पीसीएम के। क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर वो इनको क्यूरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट जेईई मेन सिलेबस, जो आपका जेईई मेंस का सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाए। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप आगे देख सकते हो 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट। फ्राइडे फिजिक्स का होगा 10 बजे, सैटरडे केमिस्ट्री का होगा 10 बजे और उसके बाद संडे में होगा आपका मैथ्स का, ये ठीक है ना। शेड्यूल स्टार्टिंग 13 अक्टूबर कंप्लीटेड बाई 3 जनवरी, मतलब ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 3 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा इसका टॉप एजुकेटर्स द्वारा। यहां पर देख सकते हो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, ये सभी इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपका एनालिसिस करेंगे जो भी आप टेस्ट दोगे। स्टूडेंट्स थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी छात्र छात्राएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों में आपको बायोलॉजी का अध्ययन करा सकें गाइज, ठीक है। तो अब हम जैसा कि बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो वंशगत का आणविक आधार, इसको मैंने ख़त्म कर दिया और कल के वीडियो में मैंने आपको डीएनए व आरएनए से संबंधित और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इन सब से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराया था जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज उसी के क्रम में कल के वीडियो में 5 क्वेश्चन, आज 6वां क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं। अब हम इसके बारे में देखेंगे, आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है गाइस कि डीएनए है ना व आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है, कौन सी शर्करा पाई जाती है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ये 5 नंबर का नहीं पूछेगा, सिर्फ 1 नंबर का आपको पूछेगा, सिर्फ 1 ही नंबर आपको पेपर में मिलेगा, इस पर ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा अलग से तो नहीं पढ़ाया, मगर डीएनए आरएनए में जब हम अंतर बताए थे कल के वीडियो में, इसके पहले भी वहाँ पर बताया था डीएनए में कौन सी शर्करा और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो आपको याद होगा, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए डीएनए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। सभी लोग जिनको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे डीएनए में कौन शर्करा, आरएनए में, ठीक है कि नहीं। हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे कौन कौन, ठीक है, लिख रहा है। तो आइए देखते हैं क्या पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है बेटा, आपको पता है हमने कहा था डीएनए में डी शर्करा है, आरएनए में आर शर्करा। तो डीएनए में जो डी शर्करा है तो कौन सी शर्करा है, आप याद होगा अगर आपको, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक। ये क्या है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और जो आरएनए की बात आपने किया है ना कि आरएनए में कौन शर्करा है, तो आरएनए में आर शर्करा है, यही डी काट दीजिए, डीऑक्सी बचा क्या, राइबोज। तो ये आपका शर्करा है, ठीक है, राइबोज शर्करा पाई जाती है इसमें। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वैसे ही पूछ सकता है कि डीएनए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो अब आपको नहीं भूलना चाहिए डीएनए में डी शर्करा अर्थात डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में आर शर्करा अर्थात राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आज का होगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो कुल 7वां क्वेश्चन कि डीएनए व आरएनए का पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताओ, है ना। उत्तर ये आपका आंसर कि डीएनए आरएनए का पूरा नाम बताइए। व्हाट आर फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, प्लीज टेल मी अबाउट दिस फुल नेम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो वेरी इजी है। मैंने वैसे तो नहीं बताया है, लेकिन डीएनए आरएनए में जब आपको अंतर बता रहे थे तो मैंने बेटा कहा था पहला अंतर इसके नाम से ही, तो वहाँ पर मैंने नाम बताया था, ठीक है। कल के भी वीडियो में बताया, इसके पहले भी बताया था। तो ठीक उसी प्रकार से शर्करा की तरह इसे भी आप लिख सकते हो, डीएनए आरएनए का पूरा नाम क्या होता है गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला,
ठीक है, डीएनए का पूरा नाम है ना, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज है ना, डीऑक्सी राइबोज गलत, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज नहीं, यहाँ राइबो लिखना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। किसका नाम? डीएनए का हो गया। अब इसी क्रम में आरएनए का अगर हम देखें तो आरएनए का पूरा नाम, ठीक है, राइबोज नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, राइबो ही लिखना है। जब नाम लिखिएगा राइबो और जब शर्करा लिखिएगा तो राइबोज लिखिएगा। अब हम नाम लिख रहे हैं तो राइबो लिखेंगे। इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, कि डीएनए आरएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। सॉरी, अम्ल छोड़ गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कंफर्म करा दिया गया। आई होप ये नाम पता रहा होगा। अगर नहीं पता है सभी लोग नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए, डीएनए व आरएनए का कार्य बताइए, प्रमुख कार्य बताइए। सब पढ़ चुके हैं आप, सब कुछ पढ़ाया गया है। ये है कि अलग से हेडिंग डाल के नहीं पढ़ाया, लेकिन सब बताया गया है, तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले बात कि डीएनए का कार्य, डीएनए का कार्य, ठीक है, ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो गाइस, डीएनए का कार्य क्या है और आरएनए का कार्य क्या है? इस पार्ट की पहली हेडिंग मैंने कहा था, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अर्थात क्यों इसे आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है? क्योंकि यह एक पीढ़ी के रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई जो आनुवंशिक लक्षण है वह बच्चे में अर्थात दूसरी पीढ़ी में संतानों में ले जाने का कार्य करता है। इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है, इसके कार्य के कारण कहते हैं, ठीक है ना। अभी आप कोई गलत काम कर जाओ तो लोग उसी काम के, जब किसी का पर्स चुरा लो तो आपको चोर कहने लगते हैं, आप समझ ही नहीं, क्योंकि आजकल व्यक्तियों को उससे कार्य के आधार पर जाना जाता है, क्योंकि कर्म ही पूजनीय होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा जाना जाएगा। तो वैसे ही डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो हम कह सकते हैं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्य में कि डीएनए, ऐसे लिखते हैं, चूंकि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, अतः इसका प्रमुख कार्य एक पीढ़ी, है ना, एक पीढ़ी का मतलब माता पिता की बात हो रही है, ठीक है ना, माता पिता से एक पीढ़ी के लक्षणों को, है ना, कहाँ पर? दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी का मतलब क्या होता है बेटा? संतानों में। क्या होता है? संतानों में, ठीक है, स्थानांतरित करने का कार्य करता है। क्या करता है? स्थानांतरित करने का कार्य करता है, अर्थात ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। ये इसका काम हो गया। अब इसी तरह से आरएनए का भी काम अगर क्या पूछा जाए तो मैंने आपको बताया होगा आरएनए का प्रमुख, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता, लेकिन हाँ एक अपवाद है कि कुछ विषाणु में डीएनए नहीं होता है, वहाँ पर आरएनए होता है। आरएनए ही इस काम को करता है। किससे काम को? डीएनए के कार्य को, अर्थात एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में, अर्थात वहाँ आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का करता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन मतलब कॉमन रूप से आरएनए क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आरएनए का कार्य, है ना, आरएनए का कार्य। तो आरएनए का क्या कार्य है? आरएनए प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। तो ये रहा गाइस डीएनए का कार्य और ये रहा आरएनए का कार्य। अगर लोग नोट नहीं किए हो, नहीं बनाए हो, नहीं समझते हो, इसे नोट कर सकते हो आप लोग,
ठीक है, फटाफट नोट करिए सभी लोग। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत, अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि डीएनए अणु में, ठीक है, जो डीएनए होता है उसकी जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी मतलब जो इस तरह से कुंडल हुआ, लिपटा हुआ है, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, 3, यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए। H बॉन्ड का मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किन समाक्षरों के बीच होते हैं, अर्थात ये बॉन्ड किन समाक्षरों को आपस में क्या किए हैं, जोड़े हैं। समाक्षर का मतलब नाइट्रोजनी क्षारक, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो ये किसके बीच होता है, आपका आंसर हम कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। जिन जिनको ये प्रश्न आता हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पे आप पहले संरचना बना देते हैं, तो संरचना के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। और बताया भी था कि ए के साथ हमेशा कौन रहता है, टी रहता है, और जी के साथ सी रहता है। ए के साथ टी रहता है और जी के साथ सी रहता है। ए के साथ सी और जी के साथ सी। ए माने एडेनिन, टी माने थायमिन, जी माने ग्वानिन, सी माने साइटोसिन होता है। और ए मीन्स फिर से वही एडेनिन, टी मीन्स थायमिन, जी मीन्स ग्वानिन, सी मीन्स साइटोसिन। इस तरह से मैंने कहा। अब ये जो एडेनिन और थायमिन है ना, यही समाक्षर हैं, नाइट्रोजनी क्षारक हैं, और जी सी यही समाक्षर है, नाइट्रोजनी क्षारक है। अब आप बताओ कि ये किससे जुड़े होते हैं। मैंने कहा था ये प्रायः हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन ए और टी के बाद, ठीक है, ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दरअसल हाइड्रोजन बॉन्ड को कटी लाइन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा, कटी लाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कटी लाइन द्वारा दिखाया गया। अगर 2 के बीच, मान लीजिए कभी ए और बी के बीच कटी लाइन है अगर कहीं भी, तो समझ जाइए वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बोलो ए और टी के बीच 2 कटी लाइन यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच प्रायः 3 कटी लाइन पाए जाते हैं। तो ये क्या है, आंसर क्या है कि डीएनए अणु की कुंडली में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच है। तो अब आप बताओ, ए टी के बीच है, जी सी के बीच है, जी सी के बीच है। तो आंसर क्या होना चाहिए, कि आंसर क्या होना चाहिए कि डीएनए अणु में, डीएनए अणु की, ठीक है, कुंडलिनी में प्रायः, ठीक है, क्या है, जी सी ग्वानिन अर्थात जी तथा साइटोसिन, साइटोसिन सी के मध्य, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन्हें जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है गाइस, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ग्वानिन को साइटोसिन से, यानी ग्वानिन साइटोसिन के बीच में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर इनको आपस में बॉन्डेड किए हैं, कुंडली को जोड़ने का कार्य किए हैं गाइस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो सभी लोग, क्वेश्चन को नोट करें। तो बेटा नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन के क्रम में ही हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ कर के क्वेश्चन को हम लोग डिसाइड करते हैं कि आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक अणु का नाम बताइए। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक अणु का नाम बताइए, और इसे कौन सिद्ध किया था। ठीक है, कि आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। ठीक है, मतलब इसका क्वेश्चन का सेंस समझिए पहले। आनुवांशिक सूचना, आनुवांशिक सूचना का मतलब आनुवांशिक लक्षण, लंबाई, चौड़ाई, है ना, रंग, रूप, आकार, गोरापन, कालापन, ये जो हमारे शरीर के शारीरिक लक्षण हैं, इसी को आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक सूचना कहते हैं। इसका वाहक कौन होता है, वाहक का मतलब माता पिता से संतानों में कौन ले जाता है, उस अणु का नाम बताना है। तो आप समझ गए होंगे आंसर कौन होता है, बोलिए सभी लोग, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए कहलाता है। डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, यही आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है माँ बाप से संतानों में। तो इसका आंसर अतः क्या होगा, बोलो डीएनए क्या होगा, डीएनए, डीएनए आनुवांशिक, है ना, डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु होता है, अणु होता है। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया बेटा कि इसे कौन सिद्ध किया था कि यह डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक। तो याद होगा मैंने बताया था ग्रिफिथ, हर्शे,
चेज इन लोगों ने क्या किया था, सिद्ध किया था चूहे वगैरह पर प्रयोग करके कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो इसे ग्रिफिथ, मेन रूप से ग्रिफिथ, चेज, हर्शे वैज्ञानिक ने अपने, है ना, अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक है गाइज, तो ये आपका आंसर हो गया। ये भी आंसर आपका क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे भी सभी लोग नोट करें फटाफट। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब क्वेश्चन के क्रम में हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने, जो पेपर पूछा जाता है और पढ़ाया भी है मैंने। HGP क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, अर्थात मानव जीनोम प्रोजेक्ट या परियोजना, या इसे मेगा प्रोजेक्ट या महापरियोजना भी कहते हैं। अगर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर इसका प्रश्न का आंसर राइट करते हैं। प्रश्न हमारा है HGP अर्थात मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य बताइए, है ना, इसका उद्देश्य बताइए। तो उत्तर आपका पहली चीज, HGP का फुल फॉर्म क्या है, बोलो, ह्यूमन जीनोम, है ना, P माने प्रोजेक्ट, H फॉर ह्यूमन, G फॉर जीनोम, P फॉर प्रोजेक्ट, अर्थात HGP का पूरा नाम। क्वेश्चन से ही निकल गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अर्थात HGP का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है ये, है क्या ये। तो इसके उत्तर में आपको मैं मौखिक रूप से बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव के अंदर जो गुणसूत्र है और गुणसूत्र पर स्थित जो जीन है या डीएनए है, ठीक है, उसके जैविक सूचनाओं को या उस डीएनए जीन में निहित जैविक सूचनाओं को क्या करना, डिकोड करने की परियोजना है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर मानव में कितने जीन्स हैं और हर जीन्स में कौन सा जीन्स कौन से लक्षण को नियंत्रित करता है और कौन से लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन्स एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, अगर एक्टिव है क्यों, इनएक्टिव है तो क्यों। ठीक है कि नहीं, इन सब बातों को पता लगाने के लिए, ठीक है, क्या बोलो, मानव जीनोम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को लोगों को अमेरिका, लोगो मतलब उसका सिंबल जो चिन्ह होता है, ठीक है कि नहीं, उस लोगों को अमेरिका में सबसे पहले तैयार किया गया। और आज विश्व भर के हजारों वैज्ञानिक अलग अलग देशों में इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। अब इसे महामानव प्रोजेक्ट या महापरियोजना क्यों कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। मेगा प्रोजेक्ट दोस्तों इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि यह अनिश्चित काल के टाइमिंग के निर्धारित में समय प्रोजेक्ट चलने वाला है, अर्थात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कोई लिमिट टाइम नहीं है। ये कब तक पूरा होगा ये कोई जानता नहीं है, एक लंबा प्रोसेस चलेगा, इसीलिए इसे महापरियोजना कहते हैं। और दूसरा जो कारण है बेटा कि इस परियोजना में जो किसी मनुष्य के समस्त जीनों को पढ़ करके, उसके जीन के द्वारा व्यक्त लक्षणों को पढ़ करके उससे अगर लिपिबद्ध किया जाए तो उसको लिपिबद्ध करने के लिए 3000 किताबों की जरूरत पड़ेगी। और इतने 3000 किताब जाकर के क्या होगी, इसका पूरा मानव जीनोम प्रोजेक्ट की सूचनाएं 3000 किताब में जाकर के क्या होगी, लिखी जाएंगी। इतनी किताबों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ और
कि महापरियोजना कहने का अर्थ कि इसमें खरबों रुपए, ठीक है, डॉलर की बात करें खरबों डॉलर का खर्च आएगा। और इतना लंबा खर्च किसी और प्रोजेक्ट में, जैसे हमको रेल का पुल बनाना है, हाईवे बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, इसके प्रोजेक्ट में जो रुपए खर्च होता है, जो समय खर्च होता है, वो लिमिट होता है, बहुत खर्च होगा, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो धन खर्च होना है वो डॉलर की बात करें, डॉलर में खरबों डॉलर, और समय की बात करें तो कोई समय निश्चित नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे वैज्ञानिकों का निरंतर प्रयास है, प्रयास चल रहा है कि जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाए। और मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया था कि सबसे पहले मनुष्य में, ठीक है, सन 1900 में मानव के 22वें गुणसूत्र, जो सबसे छोटा गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र पर स्थित जीनोम को पढ़ करके प्रकाशित किया गया था, ठीक है कि नहीं, सबसे पहले। और 2004 में मानव के लगभग समस्त जीनोम को जाना गया, और जान करके, ठीक है, उससे क्या अभी बहुत सारे कार्य जीनोम से संबंधित, ठीक है कि नहीं, उसके कार्यों को करना बाकी है, ठीक है, और अभी लंबा समय लगेगा। और एक इससे संबंधित और इम्पॉर्टेंट बात है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट भी हो जाएगा तो उसकी अपनी शुचिता और व्यवस्था बनाए रखने भी भविष्य में चुनौती होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक बार मानव जीनोम प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो हम उससे क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन इसका उद्देश्य बताइए, तो इसका उद्देश्य यही है कि मानव के समस्त जीनों के द्वारा व्यक्त लक्षणों को जाना जाए, और जानने के बाद ये देखा जाए कितने जीन सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं, क्यों सक्रिय हैं, क्यों निष्क्रिय हैं, ये भी जाना जाए। और जानकर भविष्य में जो असाध्य रोग होते हैं, कैंसर, एड्स जैसे अन्य भी घातक भी अनुवांशिक रोग, एल्केप्टोन्यूरिया, हीमोफीलिया, इन सब रोगों को कौन सा जीन नियंत्रित करता है, उसे कैसे संभाला जाए, कैसे नियंत्रित करके इस रोग को दूर किया जाए, इन सब भी बातों को जानने के लिए इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया बेटा, तैयार किया गया है। यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आपका मानव जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ओके गाइज, आपको वीडियो मिल गई होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए की प्रतिकृतियन क्या है, अर्थात रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, ठीक है। डीएनए का प्रतिकृतियन, प्रतिकृतियन का मतलब होता है बेटा, एक तरह से अगर दिमाग में रखा जाए, फोटोस्टेट। फोटोस्टेट का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये कोई है, ये डीएनए है, तो अब इसी को मैंने 2 और प्रतियों में तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, फोटोकॉपी करेंगे। तो फोटोकॉपी करेंगे तो इसी जैसा हूबहू जो दूसरा बनेगा, हूबहू इसी जैसा बनेगा। तो ये क्या है, डीएनए का प्रतिकृतियन। तो आपको मालूम है कि जैसे ये एक कोशिका है, तो एक कोशिका में कितने 46 डीएनए है ना। एक कोशिका जब सूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नए कोशिका बनाएगी, तो इनमें भी 46 और 46 होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इन कोशिकाओं, नए बने हुए कोशिका में डीएनए की पूर्ति करने के लिए जो इस कोशिका का पुराना या मदर डीएनए है, वो क्या करता है, 2 नए हूबहू डीएनए का निर्माण करता है कोशिका विभाजन के ठीक पहले, ठीक है कि नहीं, जिससे एक मदर डीएनए से 2 संतत डीएनए बन जाते हैं, अर्थात एक पुराने डीएनए से हूबहू एक जैसे 2 नए डीएनए बन जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डीएनए का प्रतिकृतियन कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। और यह क्रिया डीएनए में स्व-द्विगुणन की तरह होती है। स्व-द्विगुणन का मतलब होता है कि डीएनए के अंदर 2 डीएनए बनाने की 2 गुणन होने की क्षमता अपने आप होती है, इसीलिए इसे स्व-द्विगुणन भी कहते हैं गाइस, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वंशागत के आणविक आधार टॉपिक से कराए गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लगे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।